हेलो स्टूडेंट, मैं हासिम अंसारी आज के इस क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस को मुख्य ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मुख्य ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसें तमाम होती हैं, कई होती हैं, लेकिन सारी ग्रीन हाउस गैसों का जो सरदार है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 है। यह उसी प्रकार से कार्य करती है जिस प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हरे कांच के घर कार्य करते हैं। ठीक है, वहाँ पर देखिएगा कांच के घर बनाए जाते हैं। इस तरह से मान लीजिए ये कांच का घर है, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। तो इसमें होता क्या है, देखिएगा, इसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करके यहाँ पर सब्जियाँ और छोटी वनस्पतियों को उगाया जाता है। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश जो लघु तरंगदैर्घ्य का होता है, इसको पार करके, इस कांच के घर को पार करके अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन अंदर आने के बाद यहाँ पर अपनी ऊष्मा ये यहाँ पे देता है, और ऊष्मा को देने के बाद यह दीर्घ तरंगदैर्घ्य में बदल जाता है। और दीर्घ तरंगदैर्घ्य में जब बदल जाता है और यहाँ पुनः इसको कांच के घर को पार करके जाने का प्रयास करता है, तो इसको कांच का घर जाने नहीं देता है। तो इस तरह से इसके कांच के घर के अंदर ऊष्मा जो होती है वो संरक्षित रहती है, और जो सब्जियां होती हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, उसमें ग्रोथ करती हैं। तो अब आप कहेंगे कि जब ये प्रकाश आ रहा था तो आने क्यों दिया? ठीक है, आने इस नाते दिया क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य जो थी वो लघु थी, लघु तरंगदैर्घ्य का था, लघु तरंगदैर्घ्य का था, यानी इसकी भेदन क्षमता अधिक थी, इसके पास पावर अधिक था। और जब पावर अधिक रहेगा तो किसी भी व्यक्ति को ही ले लीजिए, व्यक्ति के पास अगर पावर अधिक है तो वह कहीं पर भी जाए, जिधर भी जाता है, उसको रास्ता साफ मिलता है। लेकिन देखिए, जब अपनी ऊष्मा को यहाँ पर ये दे दिए तो कमज़ोर हो गए, दीर्घ तरंगदैर्घ्य में बदल गए। ठीक है, अब ये जाने का प्रयास कर रहे हैं तो कांच का घर इनको रोक लेता है। तो जब रोक लेता है तो ऊष्मा इसी के अंदर संरक्षित हो जाती है, और इसके अंदर जो सब्जियां हैं, जो कृषि है, वो इस तरह से ग्रोथ करती हैं। तो इसी प्रकार से इसी प्रकार से देखिएगा, जिस प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हरे कांच के घर कार्य करते हैं, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, जलवाष्प, बादल, CFC, इस सारी गैसें जो है ऊपर वायुमंडल में सेम उसी प्रकार से कार्य करती हैं। ये देखिएगा, सूर्य से आने वाले लघु तरंगदैर्घ्य को, लघु तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को आने देती है। लेकिन जब ये आई और पृथ्वी की सतह को ऊष्मा जब दी तो यह दीर्घ तरंगदैर्घ्य में बदल जाती है, और यह जब जाने का प्रयास, यानी किस तरंग में यानी दीर्घ तरंगदैर्घ्य में बदल गई। ठीक है, दीर्घ तरंगदैर्घ्य में बदल गई। तो अब ये जाने का प्रयास कर रही हैं। तो ये गैसें कहती हैं, बेटा, जब तुम आ रहे थे तो तुम्हारे पास पावर अधिक था तो हम रोक नहीं पाए हम लोग, लेकिन अब तुमने अपनी एनर्जी को पृथ्वी को दे दिया है। ठीक है, अब तुम्हारे पास उतना पावर नहीं है, और अब हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो यहीं पर ये रोक लेती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान जो होता है, ये पृथ्वी गर्म होती है। अब देखिए, एक चीज़ और है यहाँ पर कि ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, और ऊपर से प्रकाश या ऊष्मा आती है, ऊपर से यहाँ पे आ रही है। तो आता हुआ प्रकाश, यानी कि वायुमंडल कभी ऊपर से नीचे की ओर गर्म नहीं होता है, क्योंकि ऊपर जो गैसें पाई जाती हैं, जो जलवाष्प पाए जाते हैं, जो भी चीज़ें पाई जाती हैं,
इसको बहुत कम या कह लीजिए नगण्य मात्रा में रोक पाते हैं। जब तक देखिए कोई किसी को छेड़ता नहीं है तब तक वो कुछ देता होता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये गैसें जो होती हैं आते हुए प्रकाश को, ऊष्मा को रोक नहीं पाती हैं। ठीक है, इस नाते यह अपनी ऊष्मा को, अपनी एनर्जी को इन्हें देता नहीं है। ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह इनको रोक लेती है और जब ये रोक ली तब इसको ये अपनी ऊष्मा, कुछ ऊष्मा इसको देती हैं और इसी ऊष्मा से पृथ्वी जो होती है वो गर्म होती है। और देने के बाद दीर्घ तरंग दैर्ध्य में ऐसे, एक होता है लघु तरंग दैर्ध्य, ऐसे 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 ये, ठीक है। दीर्घ तरंग दैर्ध्य ज़्यादा लप 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 करेंगी, ज़्यादा इस तरह से करेंगी तो इनकी भेदन क्षमता, इनका पावर नहीं रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो पृथ्वी देखिएगा हमेशा वायुमंडल जो होता है नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। इसी नाते देखिएगा हमने पढ़ाया था कि क्षोभ मंडल में हर यानी कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान में -1 डिग्री की कमी होती है। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। लेकिन समताप मंडल में तापमान स्थिर होता है और वह होता है ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद देखिए जब ये ऊष्मा आने के लिए तो आ जाती है लेकिन दीर्घ तरंग दैर्ध्य में बदल गई तो जाने का ऊपर प्रयास करती है, तो ये ग्रीन हाउस गैसें उसको जाने नहीं देती हैं, जिससे ऊष्मा इसी क्षेत्र में रह जाती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो जलवायु से संबंधित तमाम चीज़ें हमको दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग देखिएगा, उद्योग जो स्थापित किए गए हैं, औद्योगिकरण हुआ, पशुपालन हुआ, वाहन जो चलते हैं, वाहन चालन, इन सब कारणों से वायु जो है वो प्रदूषित होती जा रही है। ठीक है, इन सभी कारणों से वायु क्या हो रही है? प्रदूषित होती जा रही है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता हो रही है। और ग्रीन हाउस गैस की जब अधिकता होगी तो पृथ्वी के तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगा। और पृथ्वी के तापमान में जब वृद्धि होगा तो उसमें देखिए क्या होगा कि ये ध्रुव होते हैं, दोनों ध्रुव हैं, इधर उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिणी ध्रुव है। हम जानते हैं कि ध्रुवों पर बर्फ़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये अंटार्कटिका पूरा बर्फीला ही महाद्वीप है। दोनों ध्रुवों पे बर्फ़ पाई जाती है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे बर्फ़ अधिक होती है उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, तो पृथ्वी के तापमान में जब वृद्धि होगी तो ध्रुवों की बर्फ़ पिघलेगी और ये समुद्र में जाएगी। समुद्र का स्तर ऊपर की ओर बढ़ेगा, जिससे निचले क्षेत्र में स्थित सभी द्वीप जलमग्न हो जाएंगे, खतरे में पड़ जाएंगे। जैसे लक्षद्वीप हुआ, मालदीव हुआ, फिजी द्वीप हुआ, इन सब के अस्तित्व के लिए खतरा मंडराने लगेगा। ठीक है, दूसरा कारण ये होगा, पहला यही हुआ कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ध्रुवों की बर्फ़ अधिक पिघलेगी, जिससे निचले क्षेत्रों में स्थित द्वीप डूब जाएंगे। दूसरा कारण देखिएगा, जलमंडल के अधिक विस्तार होने से आर्द्रता में वृद्धि होगी, आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता जब बढ़ेगी तो नई नई बीमारियां उत्पन्न होंगी, जिनका इलाज खोज पाना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए जब बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी जब हटता है तो एक बार वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ महामारी फैलने लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखिएगा अगली चीज़ ये है जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अगला ये है कि अंटार्कटिका
महाद्वीप की बर्फ़ जब अधिक पिघलेगी और वो समुद्र में जाएगी, जिसके कारण समुद्री लवणता जो होगी वहाँ की कम होगी, और जब यूरोप की ओर चलने वाली गल्फ़ स्ट्रीम उसकी जलधारा बदल जाएगी, अंटार्कटिका की ओर हो जाएगी, और इस प्रकार से यूरोप महाद्वीप में एक बार पुनः हिमयुग आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग मैप के माध्यम से समझ लें कि किस प्रकार से यूरोप महाद्वीप में शीत युग आ जाएगा, यानी हिमयुग आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख ले रहे हैं। ये देखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हम बना रहे हैं, ये मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा से हमको मतलब नहीं है, जितना मतलब है उतना हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप होता है, और यहाँ पर ये काला सागर, ये भूमध्य सागर, ये पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, विषुवतरेखीय क्षेत्र से एक जलधारा जाती है, ऐसे मैक्सिको की खाड़ी में होकर के इधर आती है, और उसके बाद यहाँ से देखिए पश्चिमी यूरोपीय देशों की ओर चली जाती है। यहाँ से पश्चिमी यूरोपीय देश ये सब होते हैं, यहाँ चली जाती है इस तरह से। यहाँ विषुवत रेखा होता है, क्योंकि ये जलधारा विषुवतरेखीय क्षेत्र से जाती है इसलिए गर्म होती है, और ये मैक्सिको की खाड़ी से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए इसको गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की जलधारा कहा जाता है। यह देखिएगा एक गर्म जलधारा है, क्या नाम है इसका? गल्फ स्ट्रीम। समझिएगा इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की जलधारा, खाड़ी की जलधारा। जलधारा जब हम बताएंगे ये आएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये चीज़ है इस नाते इसको समझ लीजिए। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की जलधारा यह एक गर्म जलधारा है जो विषुवतरेखीय क्षेत्र से ऐसे मैक्सिको की खाड़ी में प्रवाहित होती है, और यहाँ से निकलने के बाद ये पश्चिमी यूरोपीय देश की ओर चली जाती है। यहाँ पर देखिएगा ये ठंडे प्रदेश होते हैं, और जब ये गर्म जलधारा जाती है तो यहाँ पर जो भी बर्फ़ होता है वो सब पिघलने लगता है। अगर ये जलधारा न जाए, यानी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा पश्चिमी यूरोपीय देशों में अगर न जाए तो क्या होगा? वहाँ के बंदरगाह जो होंगे, वहाँ की झीलें, नदियाँ सब जम जाएंगी, अर्थात हम कह लेंगे कि पश्चिमी यूरोपीय देश में हिम युग आ जाएगा। कौन सा युग आ जाएगा? हिम युग आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इस गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में कि यूरोप का गर्म कंबल किसको कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गर्म जलधारा है जो इस खाड़ी वाले क्षेत्र से निकल करके ये पश्चिमी यूरोपीय देशों, ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये सब पश्चिमी यूरोपीय देश होते हैं, वहाँ पर जाती है और वहाँ के तापमान को ये क्या करती है? बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये कहा गया कि तापमान पृथ्वी का जब अधिक हो जाएगा तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है दक्षिण में, अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल जाएगी। बर्फ़ अधिक पिघलेगी तो समुद्र की लवणता यहाँ पे कम हो जाएगी, और जलधाराओं के चलने में लवणता का भी योगदान होता है। यहाँ पर क्योंकि जलधाराएं जो होती हैं वो अधिक लवणता से कम लवणता की ओर चलती हैं, तो होगा क्या? देखिएगा कि ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा पश्चिमी यूरोपीय देशों की ओर न जा कर के ऐसे यहाँ पर मुड़ जाएगी। किधर? अंटार्कटिका महाद्वीप में मुड़ जाएगी, महाद्वीप की ओर बहने लगेगी, जिसके कारण कहा गया कि यूरोप में, पश्चिमी यूरोपीय देशों में एक बार पुनः पूरा का पूरा सब हिम आज हो जाएगा, और इसी को कहा गया हिम युग। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग फिर
एक बेहतर क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।